नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन की शुरुआत में खबर सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर के बामनवास थाना क्षेत्र के एक गांव में 29 सितंबर को अगवा की गई नाबालिग का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। बच्ची की बरामदगी के लिए बच्ची के परिजन और गांव वाले पिछले 4 दिनों से जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के समक्ष धरने पर बैठे हुए हैं। परिजनों का साथ देने के लिए आज बामनवास विधायक इंदिरा मीना धरना स्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। इंदिरा मीना ने पुलिस अधिकारियों से बात की और बच्ची को जल्द बरामद करने और आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पीड़ित परिजनों ने इस मामले में नामजद रिपोर्ट भी लिखवाई है, लेकिन पुलिस अब तक बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। आज कल हमने कुछ दिन पहले मैं क्षेत्र के दौरे पे थी, तब गांव में पहुंची थी मैं। सभी गांव वालों ने मिलकर इनकी जो समस्या है उस दिन मेरे को अवगत कराया था। उससे कुछ पहले मुझे कोई पता नहीं था। उसके बाद हमने सीआई को जो अल्टीमेटम दिया कि जल्दी अब नाबालिग बच्ची उसको गिरफ्तार करके लाओ, जो भी बच्चा है या फिर जो भी लेकर गया है उनको। इनसे गाँव में मिलकर आई हूँ मैं। उसके बाद में कार्रवाई जब नहीं हुई और कल मुझे पता चला ये लोग धरने पर भी आ गए हैं, उसके बाद मुझे पता चला कि कार्रवाई में अभी तक ढिलाई बरती जा रही है। कल आईजी साहब से मैंने फ़ोन से वार्ता करके और तुरंत प्रभाव से वहाँ के एसएचओ को हटवाया गया है और अब आगे की कार्रवाई के लिए उनसे कह दिया गया है कि जल्दी हमको ये कार्रवाई चाहिए। गिरिराज मेरे सहयोगी सवाई माधोपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरिराज, एक बच्ची लापता है, अगवा किया गया, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली। जी, निश्चित रूप से बड़ा ही एक मार्मिक ये जो मामला है जो कि यहाँ पर सवाई माधोपुर में पेश आया। और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार के नुमाइंदे जो बनकर के बैठे हैं उन तक को गुहार करनी पड़ रही है। यहाँ पर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर 4 दिवस से लगातार धरना दिया जा रहा है और इसी बात को लेकर के धरना दिया जा रहा है कि बालिका को बरामद किया जाए। बालिका के जो परिजन है वो बुरी तरीके से त्रस्त है। उन्होंने कई पूर्व में भी जिला प्रशासन के दरवाजे ढोके हैं, पुलिस प्रशासन से गुहार की है, कलेक्टर से वो मिले हैं, एसपी से उन्होंने लगातार गुहार की है, थाने में उन्होंने थानाधिकारी से गुहार की है, उनकी सुनवाई नहीं की जा रही। और उसके बाद में ये मामला विधायक पर भी पहुंचा है। विधायक खुद धरने पर पहुंची है और विधायक ने आश्वस्त किया है कि वो जल्द से जल्द जो अगवा की गई बच्ची है उस बच्ची को बरामद करवाएंगे। उन्होंने एसपी से, आईजी से भी विधायिका ने बात की है और विधायिका ने पूरा भरोसा जताया है कि जल्द से जल्द बालिका को बरामद करवाया जाएगा। लेकिन परिजनों की जो हालत है वो बेहद त्रस्त है, बेहद व्यथित परिजन है अपनी बालिका के गम में और लगातार अभी तक भी धरना लगातार जारी है। जी, पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है, जांच अधिकारी क्या कह रहे हैं, विधायक को आने की यहाँ पर जरूरत पड़ी क्यों पुलिस के हाथ अब तक खाली है, क्यों पुलिस के हाथ अब तक आरोपियों के गिरबां तक नहीं पहुंच पाए हैं? सीधे तौर पर बालिका के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि थाने के अंदर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पहले उनका मुकदमा तक दर्ज नहीं किया जा रहा था, उसके बाद में जब मुकदमा दर्ज कर लिया गया तब उसके बाद में जो संबंधित थाना क्षेत्र है, जो संबंधित थानाधिकारी हैं, उनके द्वारा पूरी तरीके से इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। यहाँ तक कि विधायिका ने यह भी भरोसा जताया है कि थानाधिकारी को त्वरित प्रभाव से इस मामले की गंभीरता को नजरअंदाज करने के सिलसिले में उसे सस्पेंड भी करवाया जाएगा, निलंबित भी करवाया जाएगा और इस मामले में त्वरित रूप से जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मामले की संवेदनशीलता को जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने नहीं भांपा और अभी तक मामला इसी तरीके से लंबित चल रहा है और परिजन अभी तक भी अपनी बालिका की आस लगाए हुए जिला प्रशासन के दरवाजे पर बैठे हैं। जी, डिमांड क्या है इन लोगों की? अब देखिए, सबसे पहली डिमांड तो यही है कि आखिरकार बालिका मिले। सबसे प्रथम डिमांड उनकी यह है कि बालिका मिले और उसके बाद में इस मामले में जो संलिप्त आरोपी हैं उनकी धरपकड़ की जाए और उन दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी, ठीक है, शुक्रिया गिरिराज तमाम जानकारी के लिए। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में नगर परिषद के अस्थायी कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से वेतन तक नहीं मिला है। ऐसे में उनका सब्र अब जवाब देने लगा है। मंगलवार को उनका आक्रोश फूट गया और नगर परिषद के खिलाफ बाजार में उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। अब उन्होंने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। आक्रोशित कर्मचारियों का कहना है कि पिछले ठेकेदार ने उनके भुगतान को अदा नहीं किया है, जिसके कारण वे आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। कई बार जिला प्रशासन और नगर परिषद के अधिकारियों को बताने के बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। ऐसे में बाजार के बीचों बीच अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने
को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पेमेंट नहीं दे रहा कौन नहीं दे रहा पेमेंट? सतीश दामनी। कौन है सतीश दामनी? हर दफे इसी लेट करवाते हैं तनख्वाह हमारी 15 तारीख तक का, आज तक टाइम पे नहीं मिली, तब भी मिलती है। 8 तारीख से 20 तारीख के बीच में मिलती है, 15-20 तारीख को मिलती है हमारी तनख्वाह। झुंझुनू में किसानों द्वारा रात के समय सिंचाई के लिए बिजली सप्लाई देने का विरोध शुरू हो गया है। देर रात को खेतड़ी इलाके के सेफ्रागुआर जीएसएस पर किसान धरने पर बैठे रहे और रात के समय बिजली सप्लाई देने का विरोध किया। किसानों ने रात को सेफ्रागुआर जीएसएस पर बिजली कर्मचारियों को बाहर निकालकर ताला लगा दिया और रात 1 बजे तक किसान धरने पर बैठे रहे। किसानों ने बताया कि रात के समय 11 बजे से सुबह 4 बजे तक बिजली दी जाती है, जिसके कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जीएसएस पर तालाबंदी और धरने की सूचना के बाद सहायक अभियंता मोहनलाल स्वामी ने किसानों से बातचीत की और दिन में विद्युत सप्लाई सुचारू करवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने जीएसएस पर तालाबंदी को हटा दिया और कर्मचारियों को जीएसएस के अंदर जाने दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर, बात भरतपुर की, जहां एक बार फिर संत समाज ने आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। साधु संतों की मांग है कि सीकरी और पहाड़ी तहसील के गांव सांवलेर और डावक में लगे क्रेशर प्लांटों को हटाया जाए। साधु संतों का कहना है कि सरकार ने आदि बद्री और कनकांचल पर्वत को वन्य भूमि संरक्षित करने के दौरान वादा किया था कि वहां से क्रेशर प्लांटों को भी हटाया जाएगा, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर रही है और 3 महीने गुजर जाने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। ऐसे में साधु संतों ने प्रभात फेरी यात्रा के दौरान डीग में सांकेतिक प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और सरकार को 3 दिन का समय दिया है। साधु संतों के आंदोलन के दौरान टावर पर चढ़े संत नारायण दास बाबा ने फिर से एक बार सरकार को चेतावनी दी और 3 दिन का समय दिया है। संत नारायण दास बाबा ने कहा कि अगर 3 दिन में सरकार वहां से क्रेशर प्लांटों को नहीं हटाती है तो फिर आत्मदाह किया जाएगा। साधु संतों की चेतावनी के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। भरतपुर से दीपक पुरी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संत समाज की एक बार फिर चेतावनी, क्रेशर प्लांटों को हटाने की मांग कर रहे हैं दीपक की। क्या कुछ आश्वासन इन्हें मिला? कोई वार्ता, किसी तरह की वार्ता का दौर शुरू हुआ? देखिए सुमित, अभी तक किसी भी वार्ता का दौर शुरू नहीं हुआ है और संतों ने जो है मुख्यमंत्री के नाम जो है डीग में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जो आदि बद्री और कनकांचल पर्वत है उनको तो सरकार ने वन्य संरक्षित भूमि घोषित कर दिया, लेकिन उसके पास में ही कुछ क्रेशर प्लांट लगे हुए उनको वहां से जो है हटाने की मांग की जा रही है और संतों ने 3 दिन का समय दिया है कि अगर 3 दिन में वहां से उन्हें नहीं हटाया जाता है तो फिर हम आत्मदाह करेंगे। यानी कि उनका कहना है कि पहले भी हमारे एक संत जो है इन पर्वतों को संरक्षित कराने के लिए अपना बलिदान दे चुके हैं और ऐसे में अगर आगे भी संतों को अपना बलिदान देने की जरूरत पड़ेगी तो संत समाज पीछे नहीं हटेगा। और उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और इस पूरे मामले को लेकर के अब प्रशासन भी जो है अलर्ट मोड पर आ रहा है। कहा जा सकता है कि जो वहाँ के ब्रज भूमि के जो पर्वत है उन्हें बचाने के लिए अब फिर से एक बार जो संत समाज है वो मैदान में है और अब देखना ये होगा कि सरकार जो है कितना इस पूरे मामले पर संज्ञान लेती है, क्योंकि साधु संतों ने सरकार पर भी वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कहा है कि 3 महीने पहले जब सरकार ने जो है हमारे साथ समझौता किया था तो उसमें कहा था कि आदि बद्री और कनकांचल जो पर्वत है उनके साथ साथ वहां पर जो क्रेशर प्लांट लगे हुए हैं उनको भी वहां से हटाया जाएगा। लेकिन साधु संतों का कहना है कि 3 महीने गुजर जाने के बावजूद अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। बच्चों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है, खबर सिरोही से है। आंगनबाड़ी केंद्र के पोषाहार में यहां एक बार फिर से कीड़े मिले। विभाग के अधिकारियों ने अब सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। 871 आंगनबाड़ी केंद्रों में ये पोषाहार जा रहा है। कोटा की सप्लायर एजेंसी इस पोषाहार का वितरण कर रही है। सिरोही से सहयोगी प्रतीक हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रतीक, नजर पड़ी और ये सैंपल भिजवाए गए, लेकिन अगर नजर हटती तो एक बड़ी दुर्घटना घट जाती। क्यों नहीं पहले ही जांच की जाती है इन चीज़ों की, ऐसी चीज़ों की जो बच्चों को सेवन करने के लिए दी जा रही है, बच्चों के लिए दी जा रही है?
सुमित, बिल्कुल देखा जाए तो ये जो पोषाहार जब वितरण किया गया, वितरण करने के बाद में परिजनों ने बच्चे को खिलाने के लिए पोषाहार खोला, तो उसके बाद में जो है ये मामले का खुलासा हुआ। लेकिन देखा जाए तो ये पिछले कई लंबे समय से जो है ये पोषाहार वितरण किया जा रहा है। कोटा की सप्लायर नाम की जो एजेंसी है वो इसको सप्लाई कर रही है। 871 जिले में आंगनबाड़ी केंद्र है, उन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में ये सप्लायर जो है पोषाहार वितरण करता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अधिकारियों की लापरवाही इसमें खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि हर बार जांच करने का जो ये हवाला देती है, हर बार सैंपल भरने का हवाला देती है, लेकिन फिर भी इस काम में जो लीपापोती खुलकर सामने आ रही है। अभी फिलहाल ये मामला उजागर होने पर जो है अधिकारी जो है इसको एक हरियाणा के सैंपल के लिए भेजा गया है हरियाणा में, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले इसका सैंपल में क्या रिजल्ट आते हैं वो उसके बाद यानी कि जो सामने आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो खुलेआम इन पोषाहार में जो कीड़े जो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद में किस प्रकार की जांच और क्या है मामला दबाने की जो कोशिश की जा रही है, अधिकारी अपने काम से जो है किस प्रकार जो है ये जो है लिपापोती करते हैं, वो खुलकर अभी जो है इस पोषाहार के लापरवाही में सामने आए हैं। जी, जिस एजेंसी से पोषाहार सप्लाई हो रहा था, क्या इसके खिलाफ कभी पहले भी कोई शिकायत मिली अनियमितता की? इसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई की गई और अब क्या कार्रवाई की जाएगी? जी सुमित, अगर देखा जाए तो ये कोटा की दाल सप्लाई एजेंसी है। यहाँ पर जो है इस पर जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अधिकारी से पूछा जा रहा है तो वो उनका बताना है कि इस पर जो है सैंपल भेजे गए हैं, सैंपल का क्या जांच रिपोर्ट आती है उसके आधार के बाद उच्च अधिकारियों को संपर्क करके इस एजेंसी के खिलाफ जो है मामला दर्ज करवाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये वितरण में अनियमितता पाई गई है। पोषाहार में कीड़े साफ तौर से परिजनों के घर पे आए, लेकिन इस पर भी अभी जांच का हवाला दिया जा रहा है, तो वो समझ से परे है। सुमित जी, ठीक है, शुक्रिया प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। और अब बात जयपुर की, जहां बदमाश मस्त हैं और पुलिस पस्त। यकीन नहीं होता तो ये खबर देखिए, चित्रकूट इलाके से खबर है जयपुर के, जहां देर रात बदमाशों ने आतंक मचाया। विद्युत नगर में सड़क पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आधे घंटे तक बदमाशों ने यहां जमकर उपद्रव मचाया। ये तस्वीरें देखिए, ना इनको पुलिस का खौफ है ना ही किसी और का। हाथों में सरिये डंडे लिए ये 10-15 बदमाश शहर के चित्रकूट थाना इलाके में पहुंचते हैं। रात 11 बजे पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताकर विद्युत नगर में मेहरवाल मार्ग पर एक मकान के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर देते हैं। इसके अलावा एक मकान और आसपास खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ करते हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि जो बदमाश तोड़फोड़ करने आए थे, इनमें से कुछ कॉलोनी में ही पिछले लंबे समय से एक मकान को किराए पर लेकर कब्जा करके बैठे थे। 2 दिन पहले ये कब्जा खाली करवाया गया था। पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुटी है। बदमाशों का उत्पात जयपुर में, राजधानी जयपुर। न्यूज 18 सवाल पूछता है, क्या ऐसे आम लोगों का विश्वास जीतेगी जयपुर पुलिस? जयपुर में आखिर ये हो क्या रहा है? क्या कानून का इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है? क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? क्या अपराधी बेलगाम हो गए हैं? क्यों नहीं अपराधियों पर लगाम लगाई जा पा रही? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे आम लोगों का विश्वास पुलिस जीतेगी? आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय का नारा देती है राजस्थान पुलिस, लेकिन आम जन में विश्वास किस तरह पैदा करेगी राजस्थान पुलिस, जयपुर पुलिस, जब तस्वीरें कुछ इस तरह की होंगी? राजधानी जयपुर से खबर है। राजधानी जयपुर कमिश्नरेट लागू है। यहाँ पर कमिश्नरेट लागू किया गया था इस उद्देश्य से कि अपराधियों पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। लेकिन इन अपराधियों के बुलंद हौसलों के सामने कमिश्नरेट व्यवस्था भी फेल नजर आ रही है। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। सीधा इसी सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं विष्णु। मैं, अपराधियों के बुलंद हौसलों के सामने क्या कमिश्नरेट व्यवस्था भी फेल साबित हो रही है? जयपुर की स्थिति देखकर तो यही लग रहा है। सामने कि सरे राह रोक करके किसी के ऊपर हमला करना, देर रात कॉलोनियों में जाना, वहां गाड़ियों में तोड़फोड़ करना,
लोगों को धमकाना, ये पहली तस्वीर जयपुर की नहीं है। इससे पहले भी कई वारदातें सामने आ चुकी है और यही घटना कल जयपुर के अजमेर रोड पर विद्युत नगर में हुई, जहां पर ये जो विद्युत नगर ए है, यहाँ पर आमने सामने दो मकान हैं और दोनों में ही रहने वाले कुछ लड़के यहाँ पर रहते हैं। दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कोई विवाद हुआ, कुछ कब्जे का विवाद भी बताया जा रहा है और उसकी परिणति ये हुई कि रात को करीब 11 बजे करीब 10-15 से 20 बाइकों पर 15 से 20 लोग यहाँ पर आते हैं, हाथों में लाठी, डंडे, सरिये, तलवारें लेकर के यहाँ पर आते हैं और उसके बाद में यहाँ पर तोड़फोड़ की जाती है, जमकर तोड़फोड़ की जाती है। करीब आधे घंटे तक तोड़फोड़ की जाती है, जिसका नज़ारा जो है मैं आपको दिखाऊंगा। ये गाड़ी, ये देखिए, ये जो गाड़ी है ये स्थानीय निवासी की है, जो कि यहाँ की विकास समिति के अध्यक्ष भी हैं। उसी गाड़ी में कल रात को बदमाश यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले सरियों के साथ में यहाँ पर तोड़फोड़ की जाती है। ये जो नज़ारा है वो है इनका, ये देखिए एक गाड़ी है और इसके बाद में सबसे पहले इस गाड़ी पे बहुत जम के हमला किया गया और उसके बाद यदि मैं दिखाऊंगा आपको तो ये जो मकान है, देखिए ये जो मकान है, मेरे पीछे की तरफ मकान है जी। सबसे बड़ी जो इसमें कुछ लड़के यहाँ पे किराए से रहते हैं, उसके अलावा ये मेरे पीछे की तरफ एक मकान और है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं। बता जा रहा है कि दोनों मकानों में रहने वाले लोगों के बीच में कुछ विवाद था, उस विवाद की वजह ही ये हमला हुआ। जहाँ पे आपको दिखाऊंगा एक बार वापस से मैं। अब चूंकि पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जाँच की जा रही है, तो सबसे पहले कुछ नज़ारे, कुछ तस्वीरें हम मकान से दिखाएंगे। ये जो मकान है, इस मकान में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पोर्च में गाड़ी खड़ी हुई है, किस कदर यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है और बताया जा रहा है कि आपसी झगड़े की वजह से, आपसी कहासुनी की वजह से ये हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपसी झगड़े की वजह से कॉलोनी निवासियों में जो डर का जो माहौल पैदा हुआ, जो दहशत का माहौल पैदा हुआ, वो सबसे बड़ी बात है। कुछ लोग जो यहाँ के पदाधिकारी है वो हमारे साथ मौजूद है। आनंद जी, कल क्या घटना हुई थी यहाँ पर? लगभग 10:35 पे मैं घर आया था और 10:40 के लगभग एकदम आवाज आई जोर शोर से मारने की, पीटने की, मतलब लाठी डंडों की, गाड़ी पे हमला करने की। तब हमने देखा तो लगभग 10-15 मोटरसाइकिलों पर लगभग 30 से 35 व्यक्ति, जिनके हाथों में सरिये थे, चैने थी, डंडे थे, हॉकी स्टिक थी, तलवारें थी और खुलेआम इतनी बड़ी संख्या में ये लोग, जयपुर का ये पोश एरिया है विद्युत नगर ए, यहाँ पे सभी अच्छे लोग रहते हैं, एक्स MLA MP सभी लोग रहते हैं, अच्छे परिवार रहते हैं। वहाँ पर इस प्रकार से खुलेआम आना ये दर्शाता है कि जयपुर कितना असुरक्षित है और पुलिस का उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। कल आप देखेंगे, इधर आप दिखाएं तो ये DVR वगैरह ये सब के सब इंटैक्ट थे, ये लगे हुए थे। पुलिस की प्रोटेक्शन में ही ये सारे के सारे ये तोड़े गए हैं, जानबूझ करके एविडेंस को नष्ट करने के उद्देश्य से। तो पुलिस का कोई खौफ या है नहीं। पुलिस जो है, जिनको जब भी हम कभी कॉल करते हैं तो वो कभी भी समय पर नहीं आती। कल भी सूचना दी गई थी पुलिस, मेरे द्वारा कम से कम 8 बार फोन पे तो एंगेज आया कंट्रोल रूम। एक बार बात हुई है, दूसरी बार PCR से जब मेरी बेटे की वाइफ से बात हुई तो PCR वाले बोलते सर हम मैडम गांधीपथ में आने में टाइम लगेगा, जबकि गांधीपथ यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा कुछ अराजक जो तत्व है, इनका जयपुर एक बेखौफ अड्डा बन चुका है और जयपुर में इसका असर जो है, देश की ये सबसे बड़ी पर्यटन राजधानी है, यहाँ लाखों पर्यटक आते हैं। इस प्रकार के असुरक्षा के माहौल में यहाँ पर्यटन उद्योग भी चौपट होने में समय नहीं लगेगा। देखिए, हमारे साथ एक कॉलोनी वासी होने, सर कल घटना हुई थी, बिल्कुल किस कदर एक दहशत है लोगों में आज भी, कॉलोनी वासियों में? कॉलोनी वाले में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है, जरा सा भी। जितनी महिलाएं असुरक्षित फील कर रही हैं, कोई भी लेडीज सुबह इवन देन सब्जी लेने तक भी बिल्कुल बाहर नहीं आ पा रही है। उनको डर है कि ये यहाँ के लड़के जो हैं कल 20-25 मोटरसाइकिलों पे आके उन्होंने घर के अंदर खड़ी गाड़ियों तक को तोड़ा है और जो मिसबिहेव किया है और उंगली दिखा के कह गए कि हम देख लेंगे। जो पुलिस की गाड़ी है वो तफ्तीश करने की अब लौट रही, तो फिलहाल हेड कांस्टेबल रैंक के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। एक शख्स हमारे साथ मौजूद है। क्या घटना हुई थी सर कल यहाँ पर? रात को 30-40 गुंडे आए, उन्होंने तोड़फोड़ की। कॉलोनी में 4 महीने से कंप्लीट शांति थी। 3-4 दिन पहले यहाँ पार्टी हुई है, फिर कल 2 दिन से लड़कों में आपसी गुत्तम गुत्ता झगड़े हुए हैं और उसी का ये रिजल्ट है कि आज कॉलोनी में आतंक का माहौल बन गया। इससे पहले कभी ऐसा देखा था कॉलोनी का नजारा? नहीं, 3-4 महीने से शांति थी, 4-5 महीने से। उससे पहले खबर ये भी आ रही है विष्णु की मकान पर कब्जा किया हुआ था, उस मकान पर कब्जा हटवाने की वजह से ये पूरा विवाद हुआ। क्या इतनी खुली छूट दे रखी है अपराधियों को राजधानी जयपुर में कि
कि आप किसी के भी मकान पर कब्जा कीजिए? सुमित, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे कि सर कोई कब्जे की बात भी यहाँ पे सामने आ रही, कुछ ऐसा विवाद था कब्जे को लेकर? देखिए, ये विद्युत नगर ए है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये मोती नगर है, इसमें प्लाटों में एक से अधिक पट्टों का विवाद कई प्लाटों में है और पुलिस को इस बारे में हमने जानकारी दे दी कि भाई जब इधर किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है, आपसी कोई झगड़ा विवाद कुछ नहीं होता और मोती नगर में ये आए दिन की घटनाएं होती है, तो आप यहाँ पुलिस की गश्त चेतक लगाओ। लेकिन पुलिस प्रशासन का रवैया बिल्कुल नजरअंदाज करने वाला है, नकारात्मक है। आज तक रोज यहाँ पर लोग बाग शराब पी करके उत्पात मचाते हैं। यहाँ से पुलिस चौकी, पुलिस थाना कितनी दूर है, यहाँ से कितनी दूरी पर है? पुलिस गश्त के बारे में बताइए। जो घटना है वो क्लियर कट रात को मतलब 11:45 बजे अचानक 30-40 लोग आए और आते ही उन्होंने। मेरा एक सवाल है कि यहाँ से पुलिस का जो थाना है चौकी कितने दूर है? नहीं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर चित्रकूट थाना है और पीसीआर बैंक जो है जिन्होंने लोकेशन बताई थी वो गांधीपथ की बताई थी, जो दूरी पर 2 मिनट की दूरी पर है। पुलिस कितनी देर में आई है? यहाँ पुलिस आई है आधा घंटे के बाद में, बदमाशों के भागने के। लोगों का कहना है कि करीब 2 मिनट की दूरी पर थाना है, 2 मिनट की दूरी पर चौकी है, लेकिन आधा घंटा पुलिस को लग गया। लेकिन जब तक जो भी बदमाश थे, जो भी हमला करने के इरादे से यहाँ पर आए थे, जिन्होंने तोड़फोड़ की, जिन्होंने दहशत फैलाई, वे लोग यहाँ से फरार हो चुके थे। जी ठीक है, मान लिया जाए पुलिस किसी कहीं व्यस्त होगी, कोई पुलिस किसी मंत्री के, किसी संतरी के यहाँ पर ड्यूटी बजा रही होगी, क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य वो रहते हैं आजकल राजस्थान की पुलिस के पास। लेकिन अब स्थिति क्या है? अब पुलिस क्या कर रही है? अभी आपने दिखाया था एक पुलिस की जिप्सी जा रही थी वहां से, लेकिन कर क्या रहे हैं कार्रवाई के नाम पर? देखिए जब हम यहाँ पर आए तो जो डीएसटी वेस्ट यानी जिला स्पेशल वेस्ट की जो टीम है उसके कुछ जो सिपाही थे वो यहाँ पर आए थे। यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे जो घरों के आसपास लगे हुए हैं उसके बारे में वो पड़ताल कर रहे थे। आसपास के लोगों से ये पूछ रहे थे कि कल जो घटना हुई थी वो उसकी फुटेज कितने बजे के आसपास की। उसके अलावा एक हेड कांस्टेबल रैंक के अधिकारी यहाँ पर आए हैं, तो देखा जा सकता है कि थाना प्रभारी कब यहाँ पहुँचेंगे देखा जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक बार ठीक है, हमने बात करने की कोशिश की लेकिन हमारा कॉल नहीं उठाया। आलोक सैनी जी एसीपी हैं वैशाली नगर के, उन्हें फ़ोन मिलाया हमने बार बार, लेकिन फ़ोन हमारा पिक नहीं हुआ। जानने की कोशिश कर रहे थे हम कि आखिर क्यों पुलिस हमेशा इतना नकारात्मक रवैया आम जन को लेकर अपनाती है। शुक्रिया विष्णु, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और बड़ी खबर आ रही है टोंक से। टोंक जिले में खाद की किल्लत लगातार जारी है। खाद के लिए फिर किसानों की भीड़ यहाँ उमड़ पड़ी है। जिला मुख्यालय पर खाद लेने पहुंचे किसान, क्रय विक्रय सहकारी समिति पर लंबी लंबी लाइनें किसानों की नजर आ रही है। बड़ी संख्या में किसानों के साथ महिलाएं भी मौजूद हैं। सुबह से ही खाद के लिए लाइनों में किसान यहां खड़े हुए हैं। पुलिस की मौजूदगी में अब टोकन इन्हें दिए जाएंगे। खाद का इंतजार करते करते किसानों में आक्रोश। टोंक से बड़ी खबर, तस्वीरें देखिए। ये तमाम लोग किसान हैं और पहुंचे हैं यहाँ पर खाद लेने के लिए। लेकिन हर बार की तरह ये तस्वीरें हम हर बार देखते हैं, हर साल देखते हैं, हर महीने देखते हैं। यूरिया की किल्लत, खाद की किल्लत, इससे परेशान ये किसान एक बार फिर आक्रोशित नजर आए। दौलत मेरे सहयोगी टोंक से जुड़ गए हैं। दौलत, क्या अब इन्हें खाद उपलब्ध हो पाई? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिले भर में जिस तरह से खाद की किल्लत है, आज जिला मुख्यालय पर जो क्रय विक्रय सहकारी समिति है यहाँ पर सुबह से ही बड़ी संख्या में किसान जुटे हुए हैं और खाद के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। इस सहकारी समिति 3000 यानी कि 2 से देर रात आए हैं। इसके बाद भी किसानों को जानकारी मिलने के बाद भी किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बड़ी संख्या में किसान आए हुए हैं। सहकारी समिति के जो पदाधिकारी है, कर्मचारी है, वो अब इनको टोकन देने की शुरुआत की है और सभी किसानों को टोकन देने के बाद में खाद की उपलब्धता और टोकन कितने बटे उस हिसाब से किसानों को 2-2 या 1-1 कट्टे यहाँ पर दिए जाएंगे। बड़ी संख्या में किसान मौजूद है। सुबह से ही यहाँ लाइनों में लगे हुए हैं। नहीं है इनकी समस्या का, हम हर साल ये तस्वीरें देखते हैं। देखिए, स्थायी समाधान जिस तरह से अभी बात हुई अधिकारियों से, आगे से खाद आ नहीं रही है और किसानों को खाद की जो डिमांड होती है वो लगातार हर साल होती है, उसी हिसाब से किसानों की जरूरत है। और अगर बात करें तो कल सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने केंद्रीय मंत्री से मिलकर के खाद उपलब्ध कराने की मांग रखी है। जिला प्रमुख यहाँ की जो सरोज बंसल है वो भी ओम बिड़ला से कोटा में मिलकर खाद की
डिमांड रखी है। लेकिन इन कोशिशों के बावजूद जो किसानों की समस्या है वो 10 की 10 बनी हुई है। खाद की जो किल्लत है वो पिछले दिनों से अगर देखें तो लगातार टोंक जिले के उनियारा, देवली, दूनी, कल बंबोर में देखी थी। इसी तरह की तस्वीरें आज जिला मुख्यालय के कृषि सहकारी समिति जो है यहाँ पर बड़ी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और खबर चूरू से है। चूरू की भालेरी पुलिस ने कोहिना रोड पर नाकाबंदी के दौरान भारी मात्रा में कंटेनर से पंजाब निर्मित अवैध शराब जब्त की है। जब्त अवैध शराब की अनुमानित कीमत करीब 55 लाख रुपए बताई जा रही है। यह अवैध शराब गुजरात तस्करी कर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर अवैध शराब जब्त कर ली है। चूरू में अवैध शराब पर शिकंजा। 55 लाख की अवैध शराब से भरा कंटेनर जब्त। पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी शराब की खेप। कार्रवाई के दौरान तस्कर भी गिरफ्तार। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जयपुर में उपचुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी जुट रही है। उपचुनाव की तैयारी में पूरी तरह से बाड़ेबंदी कर दी गई है। निकाय चुनाव के लिए बाड़ेबंदी की है तो अब उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी ने कमर कस ली है। अब उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीटिंग चल रही है, एक अहम बैठक, जिसमें सतीश पूनिया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, गुलाब चंद कटारिया समेत तमाम दिग्गज नेता चर्चा कर रहे हैं। सुजानगढ़ उपचुनाव और ग्रेटर मेयर उपचुनाव पर मंथन किया जा रहा है। जनाक्रोश यात्रा और झुंझुनू में प्रदेश कार्य समिति की बैठक पर भी मंथन। बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। चिंतन, मनन, मंथन उपचुनाव को लेकर क्या चल रहा है बाबूलाल बैठक में? सुमित, मेरे ठीक पीछे ये जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का जो कक्ष है, इसमें इस वक्त बैठक चल रही है, जिसमें बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है वो मंत्रणा कर रही है कि उपचुनाव में यानी सरदार शहर का जो बाई इलेक्शन है, इसमें किसको चेहरा बनाया जाए, किसको उम्मीदवार बनाया जाए, इसको लेकर के चर्चा हो रही है। पहली बैठक है औपचारिक तौर से। और इसके अलावा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है झुंझुनू में 12 और 13 नवंबर को, तो उसे किस तरह से संपादित किया जाए उसको लेकर के चर्चा हो रही। जयपुर जो ग्रेटर नगर निगम है उसके मेयर का भी चुनाव होना है, तो कहीं तोड़फोड़ ना हो जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि पार्टी जयपुर ग्रेटर नगर निगम में भारी बहुमत में है और ऐसे में वोट कहीं टूटते हैं, खिसकते हैं तो फिर बीजेपी की नाक कट जाएगी। लिहाजा पार्टी संभल कर कदम रख रही है और इसका जिम्मा बीजेपी में जो नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाब चंद कटारिया, उनको दिया गया है। तो सारी जो तैयारियां अब तक की गई हैं कि बहुमत से ज्यादा पार्टी के पास में यानी कि पार्षद है, कुछ निर्दलीय पार्षदों ने भी पार्टी को समर्थन दिया है। बाड़ेबंदी पिछले कई दिन से करी हुई है पार्टी ने, तो ऐसी सूरत में जो कुछ पार्षद बचे हुए हैं बाकी के, उनको किसी तरह से पार्टी के खेमे में लाया जाए और जो कोई नाराजगी है उसको दूर करने का जिम्मा भी कुछ नेताओं को दिया गया है। पार्टी अभी तक जो है उसमें सफल होती हुई दिख रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि सरकार कांग्रेस की है और कल ही गुलाब चंद कटारिया ने आरोप लगाया था कि खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने के लिए इस सरकार ने नियम कायदों में तरमीम कर दिए, संशोधित कर दिए हैं, ताकि जो प्रलोभन में जो पार्षद आ सकते हैं वो नैतिकता को, सिद्धांतों को जो है दरकिनार करते हुए दूसरे खेमे को जाकर क्रॉस वोट कर दें। तो इस तरह के आरोप उनके द्वारा लगाए गए थे, लेकिन फिर भी आज वो दावा कर रहे थे कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम में मेयर बीजेपी का ही बनेगा। कांग्रेस के पास में न तो वोट है और न उनकी कोशिश। तमाम जानकारी के लिए उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।